मानव जीवन का सबसे बड़ा सबसे गहरा रहस्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान सदियों से पूछता आ रहा है। बिल्कुल। मतलब सदियों से इंसान आसमान की तरफ देखकर असीम सितारों की उस असीम गहराई में इस एक सवाल का जवाब खोजता रहा है। हम सबके भीतर कहीं ना कहीं ये डर तो बसा ही है ना? हाँ, मौत का डर। सही कहा कि एक दिन ये धड़कता हुआ दिल अचानक रुक जाएगा और उसके बाद सिर्फ एक खामोशी होगी। हाँ, एक ऐसा अंत जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन जरा एक पल के लिए इस विचार पर गौर करें। कैसा हो अगर हमें बिना मौत की दहलीज को पार किए, बिना उस आखिरी सांस को छोड़े, ये पता चल जाए कि ये जो हाड़ मांस का शरीर है, ये सिर्फ एक वाहन है। मतलब एक पिंजरा जिसे हमारी चेतना किसी भी समय खोल सकती है। बिल्कुल। क्या हो अगर हम ये महसूस कर सकें कि हमारे इस भौतिक शरीर के पार भी एक असीम दुनिया है जहां हमारी चेतना बिना किसी सीमा के आजाद उड़ सकती है। ये विचार अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है और ऐतिहासिक रूप से देखें तो शरीर से बाहर निकलने के इस अनुभव को हमेशा जादू टोना या रहस्यवाद से जोड़कर देखा गया है। हाँ, या फिर ये माना गया कि ये सिर्फ कुछ गिने चुने योगियों के ही बस की बात है। सही बात है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि ये कोई चमत्कार या अलौकिक घटना नहीं है। देखिए, ये हर एक इंसान के भीतर मौजूद एक प्राकृतिक क्षमता है, एक भूला हुआ विज्ञान। बिल्कुल, एक ऐसा विज्ञान जिसे कोई भी समझ सकता है। जब हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसे संक्षेप में OBE कहते हैं, उसकी बात करते हैं तो हम असल में मानव चेतना की उन परतों को खोल रहे होते हैं जो हमेशा से हमारे ही भीतर मौजूद थीं। और यही आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय है। आज हम इसी रहस्यमयी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारे पास इसके लिए बहुत ही शानदार स्रोत है। बिल्कुल। इस चर्चा के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही प्रामाणिक किताबें हैं, विशेष रूप से रॉबर्ट पीटरसन की मशहूर किताबें हैकिंग द आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और लेसन्स आउट ऑफ द बॉडी, और इसके साथ ही बियॉन्ड ड्रीमिंग नाम की एक और बेहतरीन किताब, जो सच में बहुत गहरी इंसाइट्स देती है। हाँ, तो हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि OBE क्या है, बल्कि हम ये समझेंगे कि विज्ञान इसे कैसे देखता है, इंसान का दिमाग इस दौरान कैसे काम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी आम इंसान अपने शरीर से बाहर निकलने की इस कला को कैसे सीख सकता है। बिल्कुल। तो इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि OBE असल में क्या है, और इससे भी जरूरी ये जानना है कि ये क्या नहीं है। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग इसे केवल एक बहुत गहरा सपना मान लेते हैं या फिर इसे लूसिड ड्रीमिंग से जोड़ देते हैं। लूसिड ड्रीमिंग, जहां इंसान को पता होता है कि वो सपना देख रहा है, राइट? हाँ, सही कहा। लेकिन स्रोतों के अनुसार OBE बिल्कुल अलग चीज है। इसका असली मतलब वह अवस्था है जब किसी इंसान की चेतना, उसका पूरा वजूद 100% उसके भौतिक शरीर से अलग हो जाता है। 100%? मतलब इंसान पूरी तरह से होश में होता है? पूरी तरह से। उसका शरीर बिस्तर पर एक बेजान वस्तु की तरह पड़ा होता है और वह खुद अपनी पूरी जागरूकता के साथ उस शरीर को बाहर से देख रहा होता है। रुकिए एक मिनट, ये बात सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। मुझे पता है, ये थोड़ा अजीब लगता है शुरू में। मतलब इंसान पूरी तरह होश में है और खुद को बाहर से देख रहा है। क्या विज्ञान के पास इस बात का कोई ठोस प्रमाण है, या ये सिर्फ दिमाग का एक बहुत ही जटिल भ्रम है जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और वैज्ञानिक समुदाय में भी इस पर लंबी बहस हुई है। इसी संदर्भ में डॉक्टर हियवर्ट कैरिंगटन का 1975 का एक शोध बहुत चर्चा में रहा था। अच्छा, 1975 का शोध? हाँ, उन्होंने कुछ बेहद दिलचस्प प्रयोग किए थे। उनके शोध के दस्तावेज बताते हैं कि जब कोई इंसान आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की अवस्था में जाता है तो उस सटीक पल में उसके भौतिक शरीर का वजन लगभग 2.25 औंस कम हो जाता है। क्या सच में? हाँ, और जैसे ही वो चेतना वापस शरीर में आती है, वो वजन तुरंत वापस लौट आता है। ये प्रयोग इस ओर इशारा करता है कि चेतना की शायद अपनी कोई भौतिक या ऊर्जावान उपस्थिति होती है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रोकना होगा आपको। 2.25 औंस, मतलब शरीर का भौतिक वजन सच में कम हो जाता है? कैरिंगटन के दस्तावेज तो यही कहते हैं। पर अगर चेतना का कोई वास्तविक वजन है
तो ये मुख्य धारा की भौतिकी का हिस्सा क्यों नहीं है? मतलब ये तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए थी। हाँ, ये बात तो है। क्या ये संभव नहीं है कि ये प्रयोग किसी तरह से गलत हो या उस समय की मशीनों में कोई खराबी रही हो? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, और सच कहूँ तो इसी कारण से कैरिंगटन के इस शोध को मुख्यधारा के विज्ञान ने कभी पूरी तरह से नहीं अपनाया। मतलब वैज्ञानिकों को शक था इस पर? बिल्कुल। कई वैज्ञानिकों का मानना था कि वजन में ये बदलाव सांस लेने के तरीके, पसीने या उपकरणों की संवेदनशीलता के कारण हो सकता है। देखिए, ये शोध अपने आप में अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बहस को जन्म जरूर देता है। हाँ, वो तो है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चेतना केवल न्यूरॉन्स के टकराने से पैदा होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है या इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। हाँ, ये एक बहुत गहरा नजरिया है, क्योंकि इंसान हमेशा से मस्तिष्क के अंदर आत्मा या चेतना को खोजने की कोशिश करता रहा है। बिल्कुल, हम दिमाग को चीर कर चेतना ढूंढना चाहते हैं। सही कहा। लेकिन अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखें तो दिमाग के अंदर चेतना को खोजना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी पुराने रेडियो को खोलकर उसके तारों और पुर्जों के बीच न्यूज एंकर को खोजने की कोशिश कर रहा हो। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार उपमा है ना? मतलब न्यूज एंकर उस रेडियो के अंदर तो नहीं बैठा है, रेडियो तो सिर्फ एक रिसीवर है जो बाहर से आ रही तरंगों को पकड़ रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा दिमाग भी सिर्फ एक जैविक रिसीवर हो? ये उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। अगर हम इस रेडियो रिसीवर वाले सिद्धांत को मान लें तो न्यूरोसाइंस के नजरिए से इसे समझना और भी आसान हो जाता है। न्यूरोसाइंस इसे कैसे समझाता है? देखिए, हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत ही खास हिस्सा होता है जिसे टीपीजे कहा जाता है, यानी टेम्पोरोपेरिएटल जंक्शन। टीपीजे, ठीक है। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ओबीई का पूरा विज्ञान इसी पर टिका है। ये टीपीजे हमारे शरीर की एक भौतिक कहानी गढ़ता है। भौतिक कहानी? इसका असल में क्या मतलब है? ये काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई इंसान एक कमरे में कुर्सी पर बैठा है, ठीक है? हाँ। उसकी त्वचा को कुर्सी का दबाव महसूस हो रहा है, कानों में पंखे की आवाज आ रही है, गुरुत्वाकर्षण उसके शरीर को नीचे खींच रहा है। सारी इंद्रियां काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो टीपीजे का काम है इन सभी अलग अलग इंद्रियों से आने वाली सूचनाओं को इकट्ठा करना और एक 3D मॉडल तैयार करना। ये दिमाग को बताता है कि मैं यहाँ हूँ, इस कुर्सी पर बैठा हूँ और ये शरीर मेरा है। तो ये हमें हमारे शरीर के अंदर बांध कर रखता है? सही कहा। इसके साथ ही दिमाग का एक और हिस्सा होता है जिसे पीएफसी कहते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे सोचने का काम करता है। हाँ, ये हिस्सा हमारी तार्किक सोच, आलोचनात्मक विश्लेषण और फैसले लेने का केंद्र है। अब होता क्या है कि जब कोई इंसान ओबीई के अनुभव में जाता है तो एमआरआई स्कैन बताते हैं कि इस पीएफसी में रक्त का प्रवाह अचानक से बहुत कम हो जाता है। अच्छा, तो जब पीएफसी में खून का बहाव कम होता है तब असल में होता क्या है? क्या इंसान सोचने की क्षमता खो देता है? नहीं, सोचने की क्षमता खत्म नहीं होती, बल्कि संदेह करने की क्षमता कम हो जाती है। ओहो, मतलब वो सिचुएशन को जज करना बंद कर देता है। टीपीजे की तो ओबीई की पूरी कला इस टीपीजे को हैक करने में छिपी है। टीपीजे को हैक करना कैसे? जब कोई इंसान ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में जाता है तो उसका शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। देखने, सुनने और छूने की कोई भी जानकारी टीपीजे तक नहीं पहुंचती। मतलब इंद्रियां एकदम शांत हो जाती हैं। हाँ, अब टीपीजे के पास शरीर की स्थिति बताने के लिए कोई डेटा नहीं है। जब भौतिक दुनिया का ये डेटा मिलना बंद हो जाता है तब टीपीजे की पकड़ छूट जाती है और चेतना खुद को उस भौतिक शरीर से आजाद महसूस करने लगती है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने रेडियो का एंटीना निकाल दिया हो। हाँ, बिल्कुल। और अब वो रेडियो किसी दूसरे ही स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पकड़ने लगा हो। मतलब हम अपने ही बायोलॉजिकल कंप्यूटर को चकमा दे रहे हैं, उसमें एक ओबीई प्रीसेट बटन दबा रहे हैं। सही कहा, एकदम। लेकिन अगर ये सिर्फ इंद्रियों को शांत करने और टीपीजे को हैक करने का खेल है तो ये इतना दुर्लभ क्यों है? मतलब फिर तो हर कोई रोज रात को अपने शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की सैर कर रहा होता। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इस सफर में एक बहुत ही भयानक और विशाल दीवार खड़ी है। भयानक दीवार? किस तरह की? और ये दीवार कोई तकनीकी या शारीरिक रुकावट नहीं है, बल्कि इंसान की सबसे आदिम भावना है, डर। डर? अच्छा।
हाँ, जब कोई इंसान इस प्रक्रिया में आगे बढ़ता है तो वो एक बहुत ही नाजुक अवस्था से गुजरता है, जिसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। हाँ, स्लीप पैरालिसिस के बारे में बहुत सुना है मैंने। इस अवस्था में शरीर पूरी तरह से सो चुका होता है, उसकी मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाती हैं ताकि हम सपनों में शारीरिक प्रतिक्रिया ना दें, लेकिन दिमाग पूरी तरह से जाग रहा होता है। ये तो बहुत अजीब स्थिति है। और यही वो पल है जब इंसान का सामना गार्डियन ऑफ द थ्रेशोल्ड से होता है। गार्डियन ऑफ द थ्रेशोल्ड, ये नाम सुनने में किसी प्राचीन पौराणिक कथा के राक्षस जैसा लगता है, जो किसी खजाने की रखवाली कर रहा हो। हाँ, और ये एहसास बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार ये कोई बाहरी शक्ति या दानव नहीं है। तो ये क्या है? ये असल में हमारे ही अवचेतन मन का एक सुरक्षा तंत्र है। ये इंसानी दिमाग की एक प्रोग्रामिंग है जो लाखों सालों के विकास से बनी है। अच्छा, मतलब एक सर्वाइवल मैकेनिज्म? बिल्कुल। दिमाग को इस बात की आदत नहीं है कि शरीर सोया हुआ हो और चेतना जाग रही हो। इसलिए जब चेतना शरीर छोड़ने लगती है तो दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म घबरा जाता है। उसे लगता है कि इंसान मर रहा है। हाँ, और फिर वो चेतना को वापस शरीर में खींचने के लिए हर संभव कोशिश करता है। तो दिमाग हमें डराने की कोशिश करता है ताकि हम वापस आ जाएं। बिल्कुल, 100%। रॉबर्ट पीटरसन की किताब में इसका एक बहुत ही शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। अच्छा, क्या उदाहरण है? पीटरसन लिखते हैं कि एक बार वे इस अवस्था में थे, उनका शरीर पूरी तरह सुन्न था, वे बस अपने शरीर से बाहर निकलने वाले थे, उनका दिमाग बिल्कुल शांत था। तभी अचानक उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई उन्हें अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। माँ की आवाज? हाँ, वो आवाज बहुत घबराई हुई थी और चीख रही थी, उठो, हमें अभी जाना है, जल्दी उठो। अरे बाप रे! ये आवाज इतनी असली और इतनी भावनात्मक थी कि पीटरसन घबरा गए और झटके से उनकी आंखें खुल गईं। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। स्वाभाविक है। लेकिन जब उन्होंने देखा तो कमरे में कोई नहीं था, रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। ये तो सच में बहुत डरावना है, मतलब सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, दिमाग बहुत चालाक है। मतलब उनका दिमाग जानता था कि उन्हें वापस शरीर में खींचने के लिए सबसे असरदार तरीका क्या है। उसने एक अजनबी की आवाज नहीं चुनी, उसने एक ऐसा भावनात्मक ट्रिगर चुना जिसे इंसान कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता, एक माँ की घबराई हुई पुकार। बिल्कुल सही। तो जो लोग स्लीप पैरालिसिस के दौरान अपनी छाती पर किसी राक्षस को बैठा हुआ महसूस करते हैं या कमरे के कोने में कोई काली परछाई देखते हैं, मेरा मतलब है क्या वे सब भी दिमाग की इसी घबराहट का नतीजा हैं? बिल्कुल, 100%। जब दिमाग पैनिक करता है तो वो हमारे सबसे बुरे डरों को एक भौतिक रूप दे देता है। ओहो। जो डर इंसान के अंदर होता है वही डर बाहर एक राक्षस या भयानक परछाई का रूप ले लेता है। इसीलिए पीटरसन कहते हैं कि इस गार्डियन को हराने का या इस दीवार को पार करने का केवल एक ही तरीका है, पूर्ण समर्पण। समर्पण? लेकिन जब आपके सामने कोई भयानक परछाई खड़ी हो या आपको अपनी माँ के चीखने की आवाज आ रही हो तो कोई समर्पण कैसे कर सकता है? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। उस वक्त तो इंसान की पहली प्रतिक्रिया वहां से भागने या संघर्ष करने की होती है। और यही सबसे बड़ी गलती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तंत्र काम करता है। क्या किसी ने कभी चीनी फिंगर ट्रैप खिलौने के बारे में सुना है? हाँ, वो बांस का बना छोटा सा क्यूब होता है ना। बिल्कुल, इंसान अपनी दोनों तर्जनी उंगलियों को उसके दोनों सिरों में डालता है। हाँ। अब वो जितनी ताकत से अपनी उंगलियों को बाहर खींचने की कोशिश करता है, वो ट्यूब उतनी ही मजबूती से उंगलियों को जकड़ लेता है। हाँ, वो उंगलियां फंस जाती हैं उसमें। उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, संघर्ष करना बंद करना और अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ ढीला छोड़ना। ओबीई में डर का सामना करना बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, अगर इंसान उस डर से लड़ेगा या घबराएगा तो वो डर उसे जकड़ लेगा और वो तुरंत भौतिक शरीर में वापस आ गिरेगा। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे बस खुद से यह कहना होता है कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे ही दिमाग का एक भ्रम हो, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत ही खूबसूरत तुलना है। उंगलियों को ढीला छोड़ना डर से लड़ना नहीं है, बस उसे स्वीकार करना है और ढीला छोड़ना है। बिल्कुल। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कोई इंसान अपने डर पर काबू पा लेता है, उसने उस गार्डियन को पार कर लिया है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा व्यावहारिक तरीका या तकनीक है जिससे इस अवस्था तक जानबूझकर पहुंचा जा सके? हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि हम सिर्फ किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना कि कब ये अपने आप हो जाएगा। स्रोतों में कई बहुत ही स्पष्ट तकनीकों का विस्तार से वर्णन किया गया है।
इनमें से जो सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक रूप से प्रभावी तकनीक मानी जाती है वो है वेक बैक टू बेड। वेक बैक टू बेड, ये कैसे काम करती है? पीटरसन और अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि रात को सोते समय तुरंत ओबीई का प्रयास करना लगभग असंभव है। क्यों? रात में क्या दिक्कत है? क्योंकि उस समय शरीर और दिमाग दिन भर की थकान से चूर होते हैं और वे तुरंत एक गहरी बेहोश नींद में चले जाते हैं जिसे डेल्टा स्लीप कहते हैं। थकान की वजह से। इसलिए सही तरीका यह है कि इंसान अपनी नींद का एक बड़ा हिस्सा लगभग 4 से 5 घंटे पूरा कर ले, फिर वो सुबह जल्दी उठे, करीब 30 से 40 मिनट तक जागे ताकि दिमाग पूरी तरह से सचेत हो जाए और फिर वापस लेटें। अच्छा, तो दिमाग को जगाना है पहले। हाँ, लेकिन यहाँ पीटरसन एक बहुत ही सख्त नियम बताते हैं। इसका अभ्यास कभी भी अपने रोजमर्रा के बिस्तर पर नहीं करना चाहिए। रोजमर्रा के बिस्तर पर क्यों नहीं? इंसान का अपना बिस्तर तो सबसे सुरक्षित और आरामदायक जगह होती है, वहाँ तो शरीर सबसे जल्दी शांत होना चाहिए ना। आरामदायक होना ही सबसे बड़ी समस्या है। हमारा दिमाग बिल्कुल इवान पावलोव के कुत्ते वाले प्रयोग की तरह काम करता है। पावलोव का कुत्ता, जिसमें घंटी बजने पर लार आती थी? बिल्कुल, जिस तरह घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी क्योंकि उसे पता था कि खाना मिलने वाला है, ठीक वैसी हमारे दिमाग की भी कंडीशनिंग हो चुकी है। ओहो, मैं समझ रहा हूँ। सालों से हर रात जब इंसान उस विशिष्ट बिस्तर पर लेटता है तो दिमाग को एक स्पष्ट संकेत मिलता है, यहाँ सिर्फ अचेत होकर सोना है। हाँ, दिमाग को आदत पड़ चुकी है उस जगह की। अगर कोई अपने ही बिस्तर पर ओबीई की कोशिश करेगा तो उसका दिमाग उसे खींचकर तुरंत उसे पुरानी बेहोशी वाली नींद में धकेल देगा। मतलब हमें अपनी ही बायोलॉजिकल कंडीशनिंग को तोड़ना होगा। बिल्कुल। जगह बदलने से दिमाग को लगता है कि कुछ नया हो रहा है। सही कहा। आप सोफे पर लेट सकते हैं या फर्श पर मैट बिछाकर लेट सकते हैं। नया माहौल होने के कारण दिमाग का एक हिस्सा सतर्क रहता है, जबकि नींद की कमी के कारण शरीर तेजी से सो जाता है। तो ये एक नाजुक संतुलन बनाना है। हाँ, यही वो नाजुक संतुलन है। शरीर सोया हुआ है और मन जाग रहा है। जब इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है तब आती है एक बहुत ही प्रसिद्ध तकनीक, जिसे रस्सी की तकनीक कहा जाता है। ये रोप टेक्निक हमेशा से बहुत रहस्यमयी रही है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ बिल्कुल, विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अंधेरे में किसी सोफे पर लेटा है, उसका शरीर बिल्कुल सुन्न हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर है ही नहीं। ठीक है। अब उसे कल्पना करनी है कि छत से एक मोटी खुरदरी रस्सी नीचे लटक रही है जो उसके सीने तक आ रही है। उसे अपने भौतिक हाथों को नहीं हिलाना है, बल्कि अपनी चेतना के हाथों से, अपने मन के हाथों से उस रस्सी को पकड़ना है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। उस रस्सी के रेशों की चुभन, उसके खुरदरेपन को महसूस करना है और फिर धीरे धीरे खुद को ऊपर की तरफ खींचना है। हर खिंचाव के साथ इंसान को यह महसूस करना है कि वो अपने भारी शरीर से थोड़ा और ऊपर उठ रहा है। क्या ये सही तरीका है? ये एकदम सटीक वर्णन है। इस पूरी तकनीक का मुख्य उद्देश्य उसी टीपीजे को एक नई कहानी देना है। अच्छा, फिर से टीपीजे ध्यान लगाता है तो वो असल में अपने दिमाग को भौतिक शरीर से दूर कर रहा होता है। वो दिमाग को बता रहा होता है कि मैं बिस्तर पर नहीं हूँ, मैं तो ऊपर उठ रहा हूँ। कमाल है। और फिर अचानक एक पल ऐसा आता है जब एक पॉप की आवाज आती है या कंपन होता है और चेतना सचमुच शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन इन सब में एक बहुत बड़ा पेंच भी है। पीटरसन ने अपनी किताब में मछली पकड़ने की एक बहुत ही कमाल की उपमा दी है। ओहो हाँ, फिशिंग एनोलॉजी। हाँ, यह प्रक्रिया बिल्कुल मछली पकड़ने जैसी है। इंसान पानी में कांटा डालता है जो कि उसकी शांत चेतना है और इंतजार करता है। अगर वो बार बार बेचैन होकर कांटे को खींचकर देखेगा कि मछली फंसी या नहीं, तो मछली कभी नहीं फंसेगी। बिल्कुल सही। ओबी के दौरान इंसान को नींद की उस गहरी खाई के बिल्कुल किनारे तक जाना होता है। अगर उस बीच उसके दिमाग में एक भी विचार आ गया कि अरे वाह, क्या मैं सच में शरीर से बाहर निकल रहा हूं, तो वो जो उत्सुकता और उत्तेजना पैदा होगी वो तुरंत टीपीजे को वापस जगा देगी और अनुभव वहीं टूट जाएगा। हाँ, और इंसान एक झटके से वापस अपने भौतिक शरीर में आ गिरेगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अत्यधिक विश्लेषण ही इस अनुभव का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यहीं पर बियॉन्ड ड्रीमिंग नामक किताब इस पूरी चर्चा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन लेकर आती है। वो कैसे? यह किताब चेतावनी देती है कि हमें इस पूरी प्रक्रिया को महज एक तकनीकी या
रोबोटिक अभ्यास नहीं बना देना चाहिए। अच्छा, मतलब सिर्फ मशीन की तरह फॉलो नहीं करना है। हाँ, ओबी किसी कार का इंजन ठीक करने जैसा नहीं है जहां आप मैनुअल पढ़कर पुर्जे जोड़ देंगे। अगर इंसान सिर्फ नियमों में उलझ कर रह गया कि कैसे लेटना है, किस करवट सोना है, रस्सी को कैसे पकड़ना है, तो वो कभी सफल नहीं होगा। और अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन। हाँ, बियॉन्ड ड्रीमिंग समझाती है कि हमारा तार्किक दिमाग हमें हमेशा संदेह में फंसाए रखेगा, लेकिन हमारे अवचेतन को, हमारी आंतरिक प्रज्ञा को पहले से पता है कि उस पार कैसे जाना है। ये कोई नई चीज सीखना नहीं है, ये एक भूली हुई क्षमता को याद करना है। बहुत खूब। जैसे कोई पक्षी बिना किसी इंजीनियरिंग की किताब पढ़े अपना घोंसला बनाना जानता है, वैसे ही मानव चेतना जानती है कि शरीर से कैसे आज़ाद होना है। इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बस एक प्रवाही अवस्था में रहना है और खुद पर विश्वास करना है। ये एक बहुत ही सुकून देने वाला विचार है। मतलब जवाब बाहर नहीं, पूरी तरह से हमारे ही भीतर है। बिल्कुल। हमने विज्ञान की बात की, न्यूरोसाइंस को समझा, डर की दीवार और उसे पार करने की तकनीकों को गहराई से देखा, लेकिन इन सभी किताबों और शोधों को खंगालने के बाद एक अंतिम और सबसे बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो क्या? इन सब चीजों का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? बहुत बड़ा सवाल है ये। जब कोई व्यक्ति अपने ही शरीर को नीचे बिस्तर पर बेजान पड़ा देखता है और खुद दीवारों के आर पार जाकर ब्रह्मांड की सैर करता है, तो उस अनुभव के बाद जब वो वापस लौटता है, तो क्या वो वही इंसान रह जाता है? नहीं, वो इंसान हमेशा के लिए बदल जाता है। इन सभी स्रोतों और शोधों का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है। अच्छा। देखिए, OBE कोई एडवेंचर स्पोर्ट या सिर्फ मजे के लिए किया जाने वाला कोई जादुई करतब नहीं है। ये आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विकास का एक बेहद शक्तिशाली उपकरण है। ईश्वर शरीर के बिना भी पूरी तरह से सुरक्षित है, तो उसके अंदर क्या बदलाव आएगा? बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उसके अंदर से मौत का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मौत का डर खत्म होना इंसानियत के लिए इससे बड़ी मुक्ति और क्या हो सकती है? क्योंकि हमारे सारे डर, हमारी सारी असुरक्षाएं कहीं ना कहीं इसी मौत के डर से तो जुड़ी हैं। बिल्कुल जुड़ी हैं। और जब ये डर खत्म होता है तो जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। भौतिक चीजों के प्रति वो जो एक अंधा लगाव होता है, वो खत्म हो जाता है। इंसान मोह माया से थोड़ा आजाद हो जाता है। हाँ, इंसान को ये गहराई से समझ आ जाता है कि ये भौतिक दुनिया, ये शरीर, ये पैसा, ये सब सिर्फ एक छोटे से सफर का हिस्सा है। ये मंजिल नहीं है। ये एहसास इंसान को और अधिक शांत, दयालु और अपने असली स्वरूप के करीब ले आता है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो किसी भी इंसान की पूरी दुनिया को पलट कर रख सकता है। जब हमने इस गहरी चर्चा की शुरुआत की थी, तो ये विषय एक रहस्यमय पहेली जैसा लग रहा था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब ये विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही खूबसूरत संगम महसूस हो रहा है। हमने समझा कि कैसे हमारा दिमाग हमें बांधता है और कैसे हम खुद ही उस बंधन को खोल सकते हैं। सही कहा। लेकिन इस सफर को यहीं खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद आज की रात किसी को भी आसानी से सोने ना दे। अच्छा, ऐसा कौन सा विचार है? हमने पूरी चर्चा में ये बात की कि कैसे हमारी चेतना भौतिक शरीर को छोड़कर एक दूसरी वास्तविकता का अनुभव कर सकती है। हाँ, बिल्कुल। तो जरा सोचिए, अगर हमारी चेतना हमारे इस हाड़ मांस के शरीर के बिना भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है, अगर हम बिस्तर पर सोते हुए भी पूरे होश में ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं, और वो अनुभव इतना असली होता है कि ये भौतिक दुनिया फीकी लगने लगती है, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जिसे हम अपनी जागृत जिंदगी मानते हैं वो सच है? जिसे हम अपनी असली दुनिया, अपनी कुर्सी, अपना घर और अपना वजूद मानते हैं, क्या पता वो असल में सिर्फ एक और बहुत लंबी, बहुत गहरी नींद हो? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या ये संभव नहीं है कि हम अपनी ये पूरी जिंदगी खुली आंखों से सोकर बिता रहे हैं, और शायद जिसे हम मृत्यु कहकर उससे इतना खौफ खाते हैं, वो मरना है ही नहीं, वो तो बस इंसान का इस लंबी नींद से हमेशा के लिए जाग जाना है।